हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ में आपसे पैरामेडिकल का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पैरामेडिकल के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि हमसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना जाए पैरामेडिकल से रिलेटेड के लिए। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपने बैच के अंदर दे रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और ये भी वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आज को लास्ट तक देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इन ह्यूमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23। ऐसा कौन सा ह्यूमन सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 23 प्रेजेंट है। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन सेल को देखें तो उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब गैमेटाइजेशन होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम ही तो मियोसिस होती है और रिडक्शन डिवीजन होता है। तो हमें ऐसा सेल ढूंढना है जिसके अंदर रिडक्शन डिवीजन हो रहा हो। रिडक्शन डिवीजन से ही तो हमें पता पड़ेगा कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं 46 से। तो हमें गैमेटाइजेशन हो रहा हो, जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, उस सेल को देखना है। पहला बोल रहा है सेरिटोली सेल। सेरिटोली सेल क्या होता है, आपके जहां पर सेमीफेरियस ट्यूब्यूल होती है, उस सेमीफेरियस ट्यूब्यूल में आपका क्या करता है, जब सेरिटोली सेल क्या करता है, स्पर्मेटाइजेशन करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। दूसरा बोल रहा है लेडीज सेल। लेडीज सेल क्या होता है, आपके इंटेस्टाइनल स्पेस हो जा होता है। इंटेस्टाइनल स्पेस में आपके लेडीज सेल होते हैं, जहां पे आपका एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। लेडीज सेल को ही हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल सेल भी बोलते हैं। तो हम ये नॉर्मल सेल हो गए, सेरेटोली सेल और लेडीज सेल। तो इसमें तो आपका म्योसिस तो हो नहीं रही, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बात अलग है। तीसरा बोला है प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट कहाँ होता है, जहाँ ओजेनेसिस होती है। ओजेनेसिस के अंदर एक स्टेज आती है प्राइमरी ओसाइट। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है प्राइमरी ओसाइट। पहला क्या होता है, ओगोनियम होता है। ओजेनेसिस के अंदर आप क्या होता है, ओगोनियम का फॉर्मेशन होता है। ओगोनियम कितना, 2n नंबर क्रोमोसोम होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ओगोनियम के। ओगोनियम के बाद क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट बनता है। प्राइमरी ओसाइट क्या है, 26 मतलब कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। क्या बोलता है, ओगोनियम से प्राइमरी ओसाइट बना। प्राइमरी ऑक्साइड के बाद जब सेकेंडरी ऑक्साइड बनता है, तो इसके अंदर काफी सारी स्टेज चलती है। प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शरी फॉलिकल बनता है। टर्शरी फॉल के बाद क्या, ये रैप्चर हो जाते हैं, एक पोलर बॉडी निकल जाती है और सेकेंडरी ऑक्साइड निकल जाता है। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी फॉलिकल जब बनता है तो उसके ऊपर एक ग्रेनुसा लेयर होती है, उसके ऊपर फिर उसके सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, उसके पास एक ग्रेनुसा और न्यूथिका लेयर बनती है। जब टर्शियरी फॉलिकल होता है तो उसके अंदर एक एंट्रम नाम की कैविटी फॉर्मेशन होती है। एंट्रम नाम की कैविटी के बाद क्या होता है, जब वो रैप्चर हो जाते हैं सेकेंडरी ऑक्साइड और प्राइमरी पोलर बॉडी में। तो अगर हमसे क्या बोल रहा है, प्राइमरी ऑक्साइड बोल रहा है। प्राइमरी ऑक्साइड में कितने हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अभी रिडक्शन डिवीजन तो हुआ नहीं। म्योसिस वन में आपका रिडक्शन डिवीजन होगा, म्योसिस सेकंड में आपका इक्वेशनल डिवीजन होगा। रिडक्शन मतलब 46 से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे सेकेंडरी ऑक्साइड में, और उसके बाद इक्वेशनल मतलब 23 ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, आपसे हमसे क्या बोला, प्राइमरी ऑक्साइड पूछ रहा है। प्राइमरी ऑक्साइड में कितने हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब हमसे क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब कुछ बचा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है कि क्या बोल रहा है, चौथा वाला बोल रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी एक स्टेज है आपके स्पर्मेटोजेनाइजेशन के अंदर। तो हमको देखते हैं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो पहला अगर हम देखें तो जब स्पर्मेटोजेनाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, पहला क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। काफी सारे नंबर ऑफ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, और एक को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। IUM लग रहा है, तो स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनिया क्या है, काफी सारे नंबर हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब उसके अंदर इंटरफेस स्टेज होती है तो डबल डबल स्टैंडर्ड मतलब जो उसका जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर तो 46 ही रहते हैं, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, जैसे एस फेज में हो जाता है। तो आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। मतलब स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनियम है, जब वो प्राइमरी ओसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा। तो मियोसिस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, इंटरफेज स्टेज आई तो डीएनए कंटेंट डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहे। तो यहाँ पर तो 46 है और यहाँ पे कितने हो गए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, इक्वेशनल डिवीजन हो गया। ठीक है, तो हमारे से क्या आंसर क्या आ गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके स्पर्मेटाइड हो गए। अगर हम आंसर देखें, सबको चेक करते हैं, इन सबको चेक करो, देखते हैं तो हमारा आंसर क्या है। देखिए, सेरेटोली सेल 46 नंबर क्रोमोसोम, लेडीज सेल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्राइमरी ओसाइट 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ ये आप चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो। अब प्राइमरी ओसाइट देखोगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये प्राइमरी ओसाइट है, कितने, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, विच इज द 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें से कौन सा 3 कार्बन का कंपाउंड है। पहला हमसे बोला है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फिनोल पायरुवेट, लैक्टिक एसिड और ऑल। अगर हम ये चारों को, हम तीनों को देखें तो ये ग्लाइकोलाइसिस के पार्ट है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं कैसे कैसे इसमें से 3 कार्बन का कंपाउंड कौन सा है। तो हम चेक करते हैं, देखो इससे आपको समझ में आएगा। ग्लाइकोलाइसिस मैंने बनाई है, इसको देखो। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, पहले क्या होता है, अगर ग्लूकोज को देखो तो 6 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है। जब ये 6 कार्बन से आपका क्या एल्डोलेज एंजाइम ऐड करता है तो ये क्या होता है, अलग अलग में टूट जाते हैं। एक तो टूटता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड बनते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो हमारे पे क्या हो गया, फिर ये क्या होते हैं, दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम दो बोल देते हैं, ये दो दो अब कन्वर्ट हो जाएंगे, दो 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 दो, इस तरह से ये दो दो है सब। ये डबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें इसका कोई मतलब नहीं है डबल से, मैं बस आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या बोला हमारा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, या फॉस्फिनोल पायरुवेट और पायरुवेट। ठीक है, तो हम पे क्या आता है, यहाँ तक तो हमारे पे 6 कार्बन के कंपाउंड है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमारे कितना है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो हमारा क्या, ये तो ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। फॉस्फिनोल पायरुवेट आपको सीधे याद कर सकते हो, यहाँ तक तो हमारे पे 6 कार्बन के कंपाउंड है। इसके बाद जितने भी आ रहे हैं हमारे पे 3 कार्बन के कंपाउंड है, इससे याद कर लो, आपको ग्लाइकोलाइसिस याद हो जाएगी। आपसे कभी भी कार्बन से कंपाउंड पूछेगा, आप इजीली बता सकते हो कि हाँ इसमें इतने थे और इसमें इतने थे। इससे याद रखो, डाइहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट और गैसिलाइड 3 फॉस्फेट से आपसे उससे नीचे वाले 3 कार्बन के कंपाउंड है, उससे ऊपर 6 कार्बन के कंपाउंड है। तो हमसे क्या बोलता है, आपसे हमसे बोला गया है कि डाइहाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट हम पे 3 कार्बन का कंपाउंड है, और फॉस्फिनोल पायरुवेट भी इसके नीचे ही आ गया, तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब आया लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम इसको चेक करते हैं। लैक्टिक एसिड को क्या होता है, ये पायरुवेट होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है, उसको लैक्टेट में कन्वर्ट करता है या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये भी, इसमें कोई कार्बन निकला, अगर CO2 रिलीज हो जाती यहाँ से या कुछ ऐसा होता, तभी तो कार्बन कम होते। यहाँ से कुछ रिलीज थोड़ी हुआ है, यहाँ से बस क्या हुआ है, NADPH से NADP में कन्वर्ट हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है और यहाँ पे भी 3 कार्बन है। तो हमारा ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा ऑल हो गया। ठीक है, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हमें दोनों क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया। हम आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज एक्स, द पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। तो इसमें से एक्स क्या है, अगर हम देखें तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्या लाइएज दे रखा है, डीएनए पॉलीमरेज दे रखा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज दे रखा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज दे रखा है। लाइएज का काम क्या करता है, हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देना, डीएनए मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देता है। लाइएज मॉलिक्यूल्स का काम क्या करता है, दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर देना, उसके अंदर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कर देना। तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ये भी 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ से 3 से 4 थोड़ी हो रहे हैं। तो लाइएज हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज,
डीएनए पॉलीमरेज जो आपका एंजाइम है, तो यहाँ पे तो है काम नहीं है इसका। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। आप डीएनए से डीएनए का कॉपी बनाते हैं, तो डीएनए पॉलीमर आरएनए से डीएनए की कॉपी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है डीएनए पॉलीमरेज का, तो ये भी गलत है हमारा। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो अभी हमने पीछे देखा था, उसी का ये आंसर है इसका। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में क्या होगा, आप इसको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस देखी थी, ग्लाइकोलाइसिस में लास्ट में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस चल रही है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस आई, फॉस्फेनॉल पायरुवेट बना, फिर पायरुविक एसिड बना। ये सारी स्टेप है, 10 स्टेप किसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड हुआ, तो पायरुविक एसिड के बाद उसके एनारोबिक इन्वायरमेंट मिला, उसे ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो उसमें क्या हुआ, स्केलेटल मसल के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। और इसके अंदर जो एंजाइम वर्क कर रहा, जो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने में, उसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करा है इसके बीच में। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करा, तो हमारा आंसर क्या हुआ, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर यही काम पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर, ईस्ट के अंदर, एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू, मतलब एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट हो रहा है उसके अंदर। एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल। लेकिन यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, तो इथेनॉल क्या है हमारा, 2 कार्बन का कंपाउंड। और जब एक कार्बन यहाँ निकल गया, तो ये 3 कार्बन से इथेनॉल 2 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और एक कार्बन निकल गया, CO2 में रिलीज हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, कहाँ पर होता है, स्केलेटल मसल के अंदर हो रहा है, जब हमारा पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है एनारोबिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आंसर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोसेस द हेमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वेनेंट आर्टरी इज पंप इनटू द डायलिसिस यूनिट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, हम हमारा पैरामेडिकल में अंदर भी एक कोर्स है डायलिसिस, उसी से आप समझ सकते हो। देखो, अगर हम देखें, मिक्सचराइजेशन नहीं होगा। आर्टिफिशियल किडनी तो होती है, तो हमारा किडनी फेलियर, रीनल कैलकुलाई नहीं होगा। देखो इसका आंसर बताता हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वेनेंट आर्टरी इज पंप इनटू डायलिसिस यूनिट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आर्टिफिशियल किडनी इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पूछा। ये सारे क्वेश्चन में क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमको इनकरेक्ट फाइंड करना है। पहला दे रखा है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए यूग्लिना, सेकंड बोल रहा है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड वाला बोल रहा है सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन और रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन। अगर पहले वाले को देखें, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए आपके किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर आपके 3 आरएनए प्रेजेंट होते हैं, आरएनए फर्स्ट, आरएनए सेकंड और आरएनए थर्ड। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है पूरे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर आपके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो वर्क करता है, उसके साथ 3 आरएनए और होते हैं, आरएनए फर्स्ट, आरएनए सेकंड और आरएनए थर्ड होते हैं। तो हमारा हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए जो होता है, जो आपका कैपिंग और टेलिंग में वर्क करता है, 5 मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट आपका क्या करता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए आपकी कैपिंग करता है, और टेलिंग आपकी, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए टेलिंग भी करता है, जिसको बोलते हैं एडिनिलेटेड बोलते हैं। तो आपका क्या हुआ इसमें, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए किसके अंदर प्रेजेंट हुआ, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट हुआ। और यूग्लिना क्या है आपका, यूकैरियोट्स है। कैसे, क्योंकि अब वो प्रोटिस्टा का मेंबर है। प्रोटिस्टा का मेंबर है तो यूग्लिना है, तो करेक्ट आंसर है हमारा। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है आपका, प्रोकैरियोट्स है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए प्रेजेंट नहीं होता, बस उसके अंदर क्या होता है, पूरे ट्रांसक्रिप्शन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस में आपका ये गलत हो गया। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, या आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो सिग्मा फैक्टर आपका स्टार्टिंग को, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, और रो फैक्टर आपका टर्मिनेशन करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको दिखेगा। ये आपका रो फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर रहा है, और रो फैक्टर आपको ट्रांसक्रिप्शन को एंड कर रहा है। तो आपकी जो कैपिंग होती है वो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए की होती है, और हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए आपकी कैपिंग करता है और टेलिंग करता है। ये आपको दिखा सकता हूँ, ये कैपिंग हो रही है 5 डैश एंड पर, और टेलिंग हो रही है एडेनिलेटेड की आपके 3 डैश एंड पर। और आपकी जो होता है ना, इसके अंदर जो यूकैरियोट्स में आपका आरएनए होता है, उसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं।
इंट्रॉन क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है जो कि स्प्लाइसिंग के थ्रू आपका रिमूव हो जाता है, बाद में एडिंग हो जाता है और पूरा मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। जो कैपिंग और टेलिंग होती है ना, वो आपके जो इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं ना, उसके बाद आपकी कैपिंग और टेलिंग होती है जो आरएनए सेकेंड करता है, जिसका नाम है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए आपकी कैपिंग और टेलिंग करता है। तो हमारा सबसे पहली बात है, प्रोकैरियोट्स के अंदर हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए होता नहीं है, तो हमारा यहाँ इनकरेक्ट फाइंड हो गया। हमारा क्या है इनकरेक्ट, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए वाला हमारा इनकरेक्ट है। अब हम आगे देखते हैं, एक चीज और पढ़ लेते हैं। जो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। और क्या होता है उसके अंदर, जो उसके कंपार्टमेंट होते हैं, साइटोसोल और न्यूक्लियर क्या होता है, कंबाइन होता है। क्यों, इसमें क्या होता है, जो इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA does not require any process to become activate and also transcription and translation take place in the same compartment, they are not separate cytosol in न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया। जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होती है ना, वो एक साथ चल रही होती है, किसके अंदर, आपके प्रोकैरियोट्स के। जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर आपका साइटोसोल और न्यूक्लियस थोड़ी सेपरेट थोड़ी होता है, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन जैसी आरएनए थोड़ा सा बना, भाई ये ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई। तो इसके अंदर जो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर वो तुरंत चल रहा होता है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आंसर तो पचा पड़ गया कि हमारा स्ट्रेप्टोकोकस हमारा वाला ये गलत है, ठीक है। तो हमारा अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। पहला बोल रहा है जर्मन नेचुरल एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तीसरा बोला है स्टैनफोर्ड इकोलॉजी पाउलिच, तीसरा बोल रहा है सोशल बायोलॉजी एडवर्ड विल्सन, फोर्थ बोल रहा है रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस गिवन बाय डेविड टिलमैन। अगर हम देखें पहले वाले को, जर्मन नेचुरल एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को देखें, तो हमारा क्या है कि एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम द स्पीस एरिया रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया टर्नओवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उन्होंने बताया था कि अगर स्पीस और एरिया में अगर रिलेशनशिप देखा जाए, एक अगर स्पीसीज का इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द एरिया टू शो द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या स्पीस का इंक्रीज हो रहा है और वो अकॉर्डिंग टू द एरिया तो शो करता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको मैं दिखाता हूँ डायग्राम किस तरह से शो करता है। देखिए इस तरह से अगर हम देखें तो ये वाली एल्गोरिथम आपसे पूछ ली जाती है कि ये किसने दी थी। तो अगर हम देखें एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया था, स्पीच एरिया रिलेशनशिप दिया था। तो हमारा पहला जर्मन नेचुरलिस्ट कौन थे, हमारे एलेक्जेंडर वॉमहोल्ट, हमारा आंसर ठीक है। दूसरा और इकोलॉजिस्ट हमारा पाउल इनरिच, ठीक है। इन्होंने ही रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस दी थी इकोलॉजी की, तो हमारा ठीक है, इससे हम याद कर सकते हैं। स्टैंड फॉर इकोलॉजिस्ट हमारा पाउल इनरिच, ठीक है। सोशल बायोलॉजिस्ट हमारे एडवर्ड विल्सन, ठीक है। कैसे, इन्होंने टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी। विल्सन वाज द फर्स्ट पर्सन, इधर साइड में देखो, विल्सन वाज द फर्स्ट पर्सन टू पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल। तो हमारा वर्ड जो बायोडाइवर्सिटी दिया था, किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया था। और एक सोशल बायोलॉजिस्ट भी थे। रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, हमारे पाउल इनरिच ने दिया था। रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, हमारे पाउल इनरिच ने दिया था, डेविड टिलमैन ने नहीं दिया था। तो ये हमारा ऑप्शन मिल गया, हमारा गलत ये है। हमारा इनकरेक्ट कौन सा है, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस वाला हमारा इनकरेक्ट है। रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस में हमने क्या किया है कि इकोसिस्टम को हमने एक एरोप्लेन की तरह ट्रीट किया है। उसमें जब भी एक पैसेंजर आते थे तो कभी चेयर का रिविट निकाल लिया, कभी अब उसने कहा कि अब उन्हें विंडो का रिविट निकाल लिया। किससे क्या होता है, एक रिविट को हमने एक स्पीसीज की तरह ट्रीट किया है कि एक स्पीसीज हमने रिमूव कर ली अपने एक इकोसिस्टम से, मतलब एरोप्लेन मतलब एक तरह से इकोसिस्टम की तरह ट्रीट किया है। लेकिन हमने क्या करा, अगर विंग का रिविट निकाल लिया तो अब क्या हुआ, तो विंग का रिविट निकालते तो मतलब विंग का मतलब की स्पीसीज, उसकी वजह से क्या हुआ, मेजर डैमेज हुआ। तो रिविट प्रॉपर हाइपोथेसिस क्या है, इसके ऊपर बेस है। आप देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी को पढ़ना, उसमें आपको पता पड़ेगा रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस क्या है, जिसको किसने दिया था, पाउल इनरिच ने आपको रिवेट हाइपोथेसिस दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को, उसके बाद मैच करने के बाद हमें करेक्ट आंसर को फाइंड करना है। हमें लिस्ट दे रखी है, लिस्ट फर्स्ट में क्या बोल रहा है, साइटोकाइनिन बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर।
अगर हम साइटोकाइनिन बैरियर को देखें तो साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर आप क्या आते हैं, इंटरफेरोन आते हैं। जो भी सेल इन्फेक्टेड होती है वायरस से, वो क्या करती है, एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं हम इंटरफेरोन। जो इंटरफेरोन क्या करता है, जो फर्दर सेल्स जो बच जाती हैं, जो वायरस से इन्फेक्ट नहीं होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। Cytokinin barrier, the virus infected cell secrete a protein called interferon which protect non infected cell from further viral infection। दूसरा वाला ऑप्शन कह रहा है सेलुलर बैरियर, इसका आंसर ये हो गया। इस बार इसे मिटा देता हूं मैं। इसका आंसर हो गया आपका ये। अगर हम सेलुलर बैरियर की बात करें, सेलुलर बैरियर के अंदर आपके क्या आते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं, उसके अंदर आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, या लिम्फोसाइट हो गए। लिम्फोसाइट में कौन से हो गए आपके, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हो गए, मैक्रोफेज हो गए। ये सब आपके क्या आते हैं, सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं। अगर हम सेलुलर बैरियर की बात करें तो certain type of leukocytes WBC of our body like polymorphonuclear leukocyte PMNL neutrophil and monocytes and natural killer मतलब T lymphocytes या B lymphocyte in the blood as well as macrophage in the tissue can phagocyte and destroy microorganism मतलब microbes को destroy करते हैं। अगर अगला देखते हैं, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज आंसर हो गया। अगर हम सी को देखें, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से हो गए आपके, जो आपके एसिड इन द स्टोमच हो गया, सलाइवा इन माउथ हो गया, टीयर ऑफ आई हो गया। जो माइट को एक बार देख लो, ये रहा फिजियोलॉजिकल बैरियर, द एसिड इन द स्टोमच, सलाइवा इन माउथ, टीयर इन फ्रॉम आईज, ऑल प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये हो गया। फिजिकल बैरियर के अंदर क्या आ गया, फिजिकल बैरियर के अंदर आपकी एपिथेलियम आ गई। एपिथेलियम किसी को, रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की एपिथेलियम, यूरोजेनिटल ट्रैक की एपिथेलियम होगी। तो एक बार हम फिजिकल बैरियर को अगर हम देखें तो फिजिकल बैरियर में क्या कहता है, स्किन ऑफ आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, म्यूकस कोट ऑफ एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल and urogenital tract also help in trapping in the microorganism enter in the body। अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर के अंदर आपके काफी सारे आते हैं। आपके हो गए एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गए, एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गए, यूरोजेनिटल ट्रैक हो गए, जो प्रोटेक्ट करे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मेनली क्या होता है, एपिथेलियम जो लेयर होती है आपकी, वो प्रोटेक्ट करती है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो एक बार हम फिजिकल लेयर के बैरियर के बारे में पढ़ें। स्किन ऑफ आवर बॉडी इज मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, mucus coat of the epithelium lining of respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also preventing trapping the microbe enter in our body। तो हमारे फिजिकल बैरियर में आ गए कौन से, इपिथेलियम ऑफ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या यूरोजेनिटल ट्रैक, जो आपकी फिजिकली बैरियर कर रही है, तो उसमें क्या उसको बोलेंगे फिजिकल बैरियर। तो हमारा फिजिकल बैरियर में क्या आ गया, हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरोन आ गया, सेलुलर बैरियर में आपके न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज आ गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके टीयर और सलाइवा हो गया, फिजिकल बैरियर में आ गया म्यूकस कोट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट वाला सेलेक्ट हो गया। हमें लिस्ट सेकंड अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हम मैच द फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो उसमें हमें लिस्ट दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, उसको हमें मैच करना है। हमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इयोसाइनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दे रखे हैं। उसकी हमें परसेंटेज बतानी है कि आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो आपकी परसेंटेज होती है वो कितनी होती है। एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर आपकी ल्यूकोसाइट्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और नॉन ग्रेनुलोसाइट। अगर ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट के अंदर आपका न्यूट्रोफिल्स आता है, बेसोडोफिल्स आता है और इयोसाइनोफिल्स आता है। और नॉन ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपकी कितनी कितनी परसेंटेज होती है इनकी, तो एओसाइनोफिल्स की 2 से 3% होती है, लिम्फोसाइट की 20 से 25% होता है, और न्यूट्रोफिल आपके 60 से 65% होता है, और मोनोसाइट आपकी 6 से 8% होता है। और जो एओसाइनोफिल्स होता है वो आपके एलर्जिक रेस्पॉन्स में वर्क करता है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फेगोसाइटोसिस में। और आपका जो वेसोट्रोफिल्स है वो सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सारे आपके मटेरियल प्रोड्यूस करता है जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में हेल्प करते हैं।
नंबर 9 क्या कह रहा है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मैच करने के बाद करेक्ट आंसर को हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट लिस्ट बोल रही है पाम बोन, रिस्ट बोन, एंकल बोन और डिजिट बोन। हमें ये सारी बोन्स दे रखी है और उनको हमें मैच करना है। पहले अगर हम पाम बोन को देखें तो आपकी हथेली में आपकी पाम बोन होती है। अब पाम बोन को हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस बोलते हैं, जिनका नंबर हमारा 5 होता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेटाकार्पस कितने होते हैं, आपके 5 होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाम बोन बोलते हैं, जिनका नंबर हमारा 5 होता है। तो हमारा क्या आ गया, पाम बोन में आ गया आपका मेटाकार्पल। रिस्ट बोन क्या होती है आपकी, रिस्ट बोन ये होती है जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं, जिनका नंबर 8 होता है। तो कार्पल में कितनी आ गई, रिस्ट बोन 8 नंबर हमारी रिस्ट बोन होती हैं। हम लगा सकते हैं कार्पल पे। एंकल बोन, मैं आपको एंकल बोन दिखाता हूँ। एंकल बोन क्या होती है, जिसको हम टार्सल बोलते हैं। तो यह होगी आपकी एंकल बोन। एंकल बोन का नंबर हमारा कितना होता है, 7 होता है। एंकल बोन का हमारा नंबर कितना होता है, 7 नंबर होता है। देखिए हमारी रिस्ट तो 8 होती है और हमारी टार्सल्स कितनी होती हैं, 7 होती हैं। रिस्ट बोन के कार्पल हमारी 8 होती है और टार्सल्स हमारी 7 होती हैं। ठीक है। अगर हम देखें डिजिट बोन, डिजिट बोन को क्या बोलते हैं, पैलेंजिस बोलते हैं। डिजिट बोन को हम पैलेंजिस बोलते हैं। उनका नंबर कितना होता है, हमारा 14 नंबर होता है। आप यहाँ देख सकते हो पैलेंजिस हमारे कितने हैं, 14 हैं। और अगर हम हैंड में देखें तो उनका भी नंबर 14 ही होता है, यहाँ पे देख सकते हो। और फिर आगे देखते हैं मेटाकार्पल्स। हम आगे देखते हैं तो मेटाकार्पल हमारे कितने थे, मेटाकार्पल हमारे 5 थे। कार्पल्स के अंदर हमारे रिस्ट बोन कितनी थी, 8 नंबर थे। और पैलेंजिस हमारे कितने थे, 14 नंबर थे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं टार्सल हमारे 7 थे, मेटाकार्पल हमारे 5 थे और पैलेंजिस हमारे 14 थे। तो अगर हम इनको देखो कि हमारे 8 5 14 और 7 5 14, तो इनको हम याद कर लेना है कि हमारी कितनी बोन्स होती हैं किसके अंदर। ये हमसे पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो हम आगे देखते हैं। ये हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा फोर्थ वाला करेक्ट हो गया। आप एक बार चेक कर सकते हैं, पाम बोन, मेटाकार्पल, रिस्ट बोन, कार्पल, एंकल टार्सल और डिजिट बोन पैलेंजिस। ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द सेल साइकिल। हमें इनकरेक्ट को फाइंड करना है सेल साइकिल के अंदर। G1 फेज को हम गैप फेज बोलते हैं, हाँ। G2 को हम गैप 2 फेज बोलते हैं, हाँ। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, हाँ। एस फेज में क्या होता है, जो आपका डीएनए कंटेंट है, जिसका क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहते हैं अब, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। ये इंटरफेज के अंदर आती है आपकी G1 G2 और एस फेज और G0। ये सारी स्टेजें आपके इंटरफेस स्टेज के अंदर आती हैं, ये सारी। तो हम आप देखें तो आपके G1 को हम गैप फर्स्ट बोलते हैं, G2 को गैप 2 बोलते हैं और एस फेज को हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, जिसमें आपका डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। सही है, तो हमारे यहाँ तक तो तीनों सही हैं। अब बचा G0 फेज। G0 फेज में आपके G1 फेज के अंदर ही आपका G0 फेज आता है। ये इसमें क्या होता है, जो आपका होता है इनएक्टिव फेज बोलते हैं। इनएक्टिव फेज को हम अगर अगर सेल को रेस्ट स्टेजिंग में जाना है तो वो G0 फेज के अंदर चली जा सकती है। तो यहाँ पे लिख रहा है मोस्ट एक्टिव फेज, नहीं, ये क्या है, इनएक्टिव फेज है। तो हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है। तो हमारा आंसर ये इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट ही फाइंड करना, तो हमारा इनकरेक्ट ये फाइंड हो गया है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें कॉलम फर्स्ट दे रखा है और कॉलम सेकंड दे रखा है। उनको मैच करने के बाद हमें करेक्ट आंसर को फाइंड करना है। पहला बोला है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में क्या आता है, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आती है आपकी फॉरेंसिक साइंस में। इलाइजा, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, उसको हम इलाइजा बोलते हैं। किसके हेल्प में करता है, एड्स के हेल्प में करता है फाइंड करने में। ठीक है। प्रोब्स, प्रोब किसमें, रेडियो एक्टिव प्रोब, डीएनए एंड आरएनए। अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसमें यूज करते हैं, एम्फीसीमिया। मतलब इसमें क्या होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका क्या होता है, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। तो इलास्टिसिटी लूज होने पे क्या होता है, अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, अल्फा एंटीट्रिप्सिन के बारे में और वही चीजों को। ये ऑप्शन है इसके, ये देख सकते हो, फॉरेंसिक फर्स्ट आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलाइजा एड्स के लिए, प्रूफ क्या हो गया, रेडियो एक्टिव डीएनए एंड आरएनए, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, एम्फीसीमिया हो गया आपका। एम्फीसीमिया के बारे में हम और चीज पेपर देखते हैं क्या होता है।
जब आपके इलास्टिन एंजाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए तब एम्फीसीमिया होगा, या डिक्रीज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हो जाए तो एम्फीसीमिया होगा। एम्फीसीमिया होने से क्या है कि अगर आपके इंक्रीज हो जाए इलास्टिन एंजाइम तो एम्फीसीमिया होगा, या डिक्रीज हो जाए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, एम्फीसीमिया से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे सारे ऑप्शन देख चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या है, फोर्थ वाला हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइटोक्रोम सी इज फाउंड बिटवीन इन ईटीएस साइकिल। ईटीएस साइकिल में आपका साइटोक्रोम सी कहाँ फाइंड होता है। अगर हम देखें ईटीएस साइकिल को, मैं आपको ईटीएस साइकिल दिखाता हूँ। ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है। ये छुप रहा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है। अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से क्या होगा, NADPH2 से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब टूटेगा। जो आपके क्या है क्रैब साइकिल में जितने भी आपके NADPH बने हैं, सब यहीं पर आके आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ही आके आपके ब्रेक होते हैं। ये ईटीएस साइकिल है। ईटीएस साइकिल के अंदर आप देख सकते हैं, ईटीएस साइकिल के अंदर क्या होता है, आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ये 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, यहाँ पर ये NADH2 दिख रहा है, वो NAD में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। यहाँ पर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, यहाँ पे FADH2 होता है और FAD में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं तो यूबिक्विटिनॉल एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है दोनों साइड से। यूबिक्विटिनॉल एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है। कॉम्प्लेक्स थर्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी की हेल्प से कॉम्प्लेक्स 4 के पास ट्रांसफर करता है। तो हमसे पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में कौन सा साइटोक्रोम वर्क करता है, मतलब कौन सा करता है, साइटोक्रोम सी करता है। और कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, थर्ड वाला हमारा आंसर करेक्ट है। किसके बीच में कर रहा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में क्या कर रहा है, एक मोबाइल प्रोटीन जिसका नाम है साइटोक्रोम सी, वो वर्क कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है साइटोक्रोम, वो साइटोक्रोम कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। तो हमारा कौन सा होगा, साइटोक्रोम सी हो गया। किसके बीच में कर रहा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में कर रहा है। हम इसे देख लेते हैं, आंसर क्या है हमारा, आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेथड इन विच फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस। इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। पहला बोला है माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा बोला है जीन गन, तीसरा बोला है ट्रांसफॉर्मेशन और फोर्थ बोला है नॉन ऑफ दिस। अगर माइक्रो इंजेक्शन को देखें तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है कि आप है ना डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन डीएनए को इंजेक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। मैं उसका डायग्राम दिखाऊंगा आपको किस तरीके से होता है। In this method, the microinjection recombination DNA is directly injected in the nucleus of an animal cell. हम डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन डीएनए को हम इंजेक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल के अंदर। और हम इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये माइक्रो इंजेक्शन दिख रहा है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये होल्डिंग पिपेट है। ये क्या कर रखी है, ये न्यूक्लियस को होल्ड करके रखा हुआ है इसने। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका क्या आंसर आ गया, माइक्रो इंजेक्शन आंसर हो गया। अगर हम जीन गन की बात करें तो जीन गन में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए को हाई वेलोसिटी के साथ गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग करने के बाद बायोलिस्टिक गन या जीन गन के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं। ये किसके अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। एक और मेथड होता है, ये वाले जितनी मेथड है आपको बायोलिस्टिक और जीन गन वाला, ये फिजिकल मेथड है। माइक्रो इंजेक्शन ये भी फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है ये है। लेकिन एक और मेथड आता है जो जिसे बोलते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि पहले तो हम सेल को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करने के बाद जो डिसआर्म पैथोजन वेक्टर को हम फिर ट्रांसफर करते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए के, मतलब पैथोजन है उनको इन्फेक्टेड सेल के मेथड से हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। ये वाला जो डिसआर्म पैथोजन वाला मेथड है ना, ये बायोलॉजिकल मेथड में आता है। ये ऊपर वाले दोनों जो थे ना, माइक्रो इंजेक्शन और बायोलॉजिस्टिक गन और जीन गन वाला जो था, ये दोनों आपके कहते हैं फिजिकल मेथड के अंदर थे। और डिसआर्म मेथड आपके किसके अंदर आता है, ये बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, गैस वैक्यूल किसके अंदर फाउंड होता है? पहला रेड एल्गी दे रखा है, दूसरा ब्राउन एल्गी बोल रहा है, तीसरा वायरस बोल रहा है और चौथा बोल रहा है आपका पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगर हम गैस वैक्यूल को देखें, मैं इसके बारे में दिखाता हूँ। गैस वैक्यूल आर एग्रीगेट ऑफ होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड गैस वेसिकल्स बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड of the store the food material in the cytoplasm of blue green algae, ये नाम याद कर लो आप, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये नाम याद करो, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये नाम आपसे पूछ सकता है कि किसके अंदर वैक्यूल है, किसके अंदर गैस वैक्यूल है, तो हमें ये तीन नाम याद करने हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो हमारा आंसर क्या है? इसका आंसर ये हमें मिल चुका है, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हम ये तीन नामों को याद कर लेंगे। इसमें से वायरस के अंदर होता नहीं है, ब्राउन एल्गी के अंदर होता नहीं है, रेड एल्गी के अंदर होता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बीटा प्लेटेड शीट ऑर्गेनाइज इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज एन एग्जांपल ऑफ, बीटा प्लेटेड शीट आपका एग्जांपल किसका है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, हमको सबको मालूम है। जो हमका बीटा प्लेटेड शीट जो आता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम बीटा प्लेटेड शीट की बात करें तो बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, आपके 3 से 10 अमाइनो एसिड कंबाइन करने के बाद क्या होता है, बीटा स्ट्रैंड बनाती है। मैं आपको बीटा स्ट्रैंड दिखाऊंगा अभी। तो बीटा स्ट्रैंड बनाती है और यही क्या होता है कि यही बीटा स्ट्रैंड 2 से ज्यादा कंबाइन कर जाए तो आपकी क्या बनाती है, बीटा शीट बनाती है। 3 से 10 अमाइनो एसिड कंबाइन करने के बाद बीटा स्ट्रैंड बनाती है और 2 से ज्यादा बीटा स्ट्रैंड कंबाइन होने के बाद बीटा शीट बनाती है। तो बीटा शीट किसके अंदर आती है? आपकी सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर आपकी बीटा शीट आती है। हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो जिसकी हम बात कर रहे थे, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ये आपको देख पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग दिख रही है, ये हमारे क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और क्या होगा कि अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन करे, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन अगर इस अल्फा हेलिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए या बीटा प्लेटेड शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैंने आपको बीटा शीटेड प्लेट के बारे में बता दिया। क्या हो रहा है, ये आप एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तीसरी प्लेट ये है, चौथी प्लेट ये है, इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऐसे ही अल्फा हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हमको अगर याद करना है तो सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, मेनली क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। अब क्या है कि ये सेकंड स्ट्रक्चर और कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होने के बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, और सारी बॉन्डिंग होंगी, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और क्या होगा, वंडरवार्ड फोर्स हो जाएगा। तो इसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ऐसे ही टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलने के बाद काफी सारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको हीमोग्लोबिन याद कर सकते हो। तो हमें सारे स्ट्रक्चर के बारे में पता पड़ गया है। हमारा बीटा प्लेटेड शीट हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। पहला बोल रहा है फ्लैजिला, बी बोल रहा है मीजोसोम, डी सी बोल रहा है 70 राइबोसोम और डी बोल रहा है लाइसोसोम। अगर हम फ्लैजिला को देखें तो फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला और सीलिया में सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें 9+2 डबलेट प्रेजेंट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनोम्स बोलते हैं। और हम अगर देखें तो एक्सोनोम हमें किस तरह से दिखता है, ये देखो। उसके अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, 9+2 डबलेट स्ट्रक्चर होता है। तो 9 तो प्लस होते हैं, ये 9 वाले जो होते हैं ये भी डबल होते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ये भी डबलेट होते हैं और अंदर वाला भी दो होते हैं, मतलब सेंट्रल शीथ के अंदर जो होते हैं वो भी डबल होते हैं और बाहर वाले भी डबलेट, तो इसलिए बोलते हैं 9+2 डबलेट बोलते हैं। क्या होता है, ये डबलेट जो होते हैं ये एक दूसरे से क्या होता है, इंटरलिंक प्रोटीन के बाद थ्रू ये बाइंड करे होते हैं। ये आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं। और ये क्या होते हैं, ये सेंट्रल शीथ है उससे भी कंबाइन कर रहे होते हैं, ये सेंट्रल शीथ है उससे भी बाइंड होते होते हैं, मतलब दो में से एक क्या होता है, सेंट्रल शीथ से भी बाइंड करा हुआ होता है, जिससे बोलते हैं हम रेडियल स्पोक बोलते हैं। ये देख सकते हो 9+2 डबलेट दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं।
लेकिन फ्लैजेल जो यूकेरियोटिक होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। ओनली प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और सीलिया का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो हमारा पहला सही है। मीजोजोम आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो 70s राइबोसोम सब यूनिट 40s एंड 30s, हाँ। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे मतलब ये सेडिमेंट्री यूनिट्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि 70s मतलब 70 मतलब 40 प्लस 30, तो आपको इस तरह से लगेगा, तो हाँ, तो ये कितना हो गया आपका 80 हो गया, लेकिन उससे 10 कम कर लो तो इस तरह से याद कर सकते हो कि वो 70 हो गया। अब क्या हो गया, लाइसोसोम देखो तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो हमारे क्या है, चारों क्या सही है, तो हमारे आंसर चारों ठीक है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर नॉट सेम इन नंबर। जो आपको बोन दे रखी है उनको हमें नंबर देखना है कि नंबर सेम है या नहीं है। जैसे दे रखा है हमें, फीमर दे रखी है, रेडियस दे रखी है, अल्ना दे रखा है, कार्पल दे रखा है। तो इनको देखने से हमें ऐसा लग रहा है कुछ बोन हमारे अपर लिम्ब की है और कुछ लोअर लिम्ब की है। जैसे फीमर आपकी लोअर लिम्ब की है, रेडियस आपकी अपर लिम्ब की है, अल्ना आपकी अपर लिम्ब की है, कार्पल आपकी क्या है, अपर लिम्ब की है। तो इनको क्या कर रहा है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को कंपेयर करने के लिए दिया है और उनका नंबर पूछ देखा है कि अगर नंबर सेम है तो करेक्ट है, फिर ना इनकरेक्ट है। अगर हम देखें फीमर क्या है आपकी, हम डायग्राम से देखेंगे कि हमारा कैसे हम कंपेयर करेंगे लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब को विद डायग्राम से। तो हमें क्या है, फीमर दे रखा है और हुमरस दे रखा है। अगर हम देखें, ये देखिए, ये क्या फीमर है और ये क्या हुमरस है। इनको कंपेयर करें तो ये एक एक नंबर का है, तो ठीक है। रेडियस और टीबिया को देखें, रेडियस ये है और टीबिया ये है, तो इनका नंबर क्या है, इसका भी नंबर एक है और इसका भी नंबर एक है, तो ये भी सही है। अल्ना और फेबुला को देखें, अल्ना भी एक है और फेबुला भी एक है, तो इसका भी ठीक है। और कार्पल को देखें और टार्सल को देखें। कार्पल क्या है, आपकी जो ये हथेली दिख रही है, इसमें जो आपके कार्पल्स है इनका नंबर 8 होता है और टार्सल का नंबर 7 होता है। तो भाई ये तो सेम नहीं है, तो यही गलत है। तो यही गलत है, मतलब ये रॉन्ग है। पर ये तो सब, और हमारा ये आंसर होगा और ये सब नहीं होगा। नॉट बोला ना, नॉट सेम, तो हमारा कार्पल और टार्सल्स के अंदर जो आपके बोन्स है उनका नंबर सेम नहीं है। तो हमारा कार्पल्स में 8 है और टार्सल्स के अंदर कितने, 7 है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इविल क्वार्टेट टर्म आर रिलेटेड विद। जो इविल क्वार्टेट जो आपका टर्म है वो किस चीज से रिलेट करता है। पहला बोला है ओवर एक्सप्लोइटेशन को, दूसरा बोला है को एक्सटेंशन, तीसरा बोला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और चौथा बोला है और। अगर इविल क्वार्टेट टर्म का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन क्या हो सकता है, कॉज क्या हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन या एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूशन। अगर देखें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो पास्ट में 14% एरिया उसका लैंड सरफेस एरिया कवर था, लेकिन आज के टाइम पे वो 6% ही रह गया है। और अगर हम देखें तो इसको मतलब कि हेक्टेरिया ऑफ ट्रीज जो है फॉरेस्ट के वो काटे जा रहे हैं। उसमें क्या कर रहा है यार, उसमें हम क्या बोल रहे हैं लोग, अपने कल्टीवेशन के लिए सोयाबीन या ग्रास बोल रहे हैं, किसके लिए, राइजिंग फॉर कैटल्स के लिए। बीइंग a totally lost the degrading of many or habitat by the pollution by also threatening the survival of many species when large habitat are broken into small fragments due to various human activities, mammal and bird requiring a large territory and certain animals and migrate habitat are badly affected, leading to population decline। और हम देखते हैं इसके बाद कोएक्सटिंक्शन का मतलब क्या है या ओवर एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या है। ओवर एक्सप्लोइटेशन में क्या है कि आपकी जो स्टीलर काउ, सी काउ थी या पैसेंजर पिजन था, वो ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ह्यूमन की वजह से एक्सटेंट हो गए। या अब क्या करा, जो एलियन स्पीसीज थी वो इंट्रोड्यूस कर दी, उससे नेटिव स्पीसीज जो थी, जो इंडिजिनियस स्पीसीज थी, वो क्या होती, उनका एक्सप्लोइटेशन हो गया, वो खत्म हो गई। तो इसका एग्जाम्पल याद कर लो, जो आपका क्या था, एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस करी थी, क्या, नील पिच को याद कर लो, जिसकी वजह से किकलेट फिश जो थी आपकी, वो जो 200 स्पीसीज थी वो एक्सटेंट हो गई एलियन स्पीसीज में। और एग्जांपल याद कर लो, इसे कैरेट हो ग्रास हो गई या इकोनिया हो गया, ये सारे। या को एक्सटेंशन का क्या है, या म्यूटिलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है को एक्सटेंशन। ये सब आप देख सकते हो, ये सारे ये इविल क्वार्टेट हैं, ये सब मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इनको आप देख सकते हो। इसका ओवर एक्सप्लोइटेशन या को एक्सटेंशन या हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सब आपके इविल क्वार्टेट के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है, विच एंटीबॉडी आर रिप्रेजेंट एज H2L2।
मतलब कि इसमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो H2 और L2 रिप्रेजेंट करती हो। तो अगर हम एंटीबॉडी को देखें तो दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, हर एक एंटीबॉडी रिप्रेजेंट करती है दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। तो हमारा क्या आंसर हो गया? ऑल आंसर हो गया। अगर हम एंटीबॉडी को देखें तो हर एक एंटीबॉडी में दो हैवी चेन और दो लाइट चेन प्रेजेंट होती है उसके मोनोमर यूनिट के अंदर। तो अब कोई भी एंटीबॉडी आ जाए उसके अंदर दो हैवी चेन और दो लाइट चेन प्रेजेंट होंगी। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, IgA का, IgG का या IgM का स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, शायद हमसे अगली बार ये पूछ ले क्वेश्चन। हम देखते हैं। IgA का जो होता है आपका डायमंड शेप में होता है, डायमंड शेप में आपका IgA का होता है। D का मोनोमर में होता है, IgE का भी मोनोमर में होता है, IgG का भी मोनोमर में होता है, पर IgM का पेंटामर में होता है। IgA का डाइमर, IgM का पेंटामर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? तो हमें तो इसका आंसर पता पड़ गया, इसका ऑल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? इनहिबिट स्पर्म एक्टिविटी, अट्रैक्ट स्पर्म, स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अगर हम देखें प्रोस्टेट ग्लैंड, देखते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे होती है। ये देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये रहा। देखिए जो आपके इससे ऊपर दिख रही है सेमिनल वेसिकल्स दिख रही है, ये पेयर में होती है, लेकिन प्रोस्टेट कभी पेयर में नहीं होती है। इसका सिंगल होती है प्रोस्टेट। बर्बियूथरल ग्लैंड भी पेयर में होती है। तो जो आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है? स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना। तो हमारा क्या हो गया? स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटीज। और फंक्शन देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के। देखिए, नरिशिंग एंड प्रोटेक्ट स्पर्म, ठीक है। Prostate gland secrete or fluid the nourishing and protect sperm and guide and squeezing the fluid into urethra, and it is expelled with the sperm as a semen. The alkaline nature of the secretion helps the sperm survival in the acidic environment of the vagina. तो हमने सारे देख लिए कि उसके और क्या क्या फंक्शन होते हैं, कि एसिडिटी को कंट्रोल करता है वेजाइना की, या आप ये क्या करता है, नरिशिंग में हेल्प करता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।